है इम्पोज, IMPOS। इम्पोज जो होता है ये वर्ब वो है जिसका अर्थ होता है थोपना, किसी चीज को आधिकारिक तौर मतलब क्या ऑफिशियली तौर पर लागू किया गया है या किसी पर थोपा गया है फोर्सफुली, आमतौर पर किसी प्राधिकारी अथॉरिटी द्वारा बोझ, नियम या दायित्व के रूप में। इसका मतलब ये हुआ कि किसी पर आप रूल्स, कोई लॉ या कोई ड्यूटी, रूल्स रेगुलेशन जब थोपते हैं, सामने वाला चाहे या ना चाहे, तो वहां कहते हैं कि ये रूल इम्पोज किया गया, रेगुलेशन, ड्यूटी इम्पोज किया गया। फोर्स समथिंग ऑन समवन और समथिंग। फाइन। नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन, DEMONSTRATION। डेमोन्स्ट्रेशन एक नाउन है, संज्ञा है जिसका अर्थ होता है प्रदर्शन। प्रदर्शन मतलब आप क्या बोल सकते हो, डिस्प्ले। ठीक है, तो डिस्प्ले इसका सिनोनिम हो गया डेमोन्स्ट्रेशन का। इसका अर्थ होता है, जनरल मीनिंग क्या होता है, शो समथिंग क्लियरली, मतलब कुछ क्लियर वे में दिखाना। किसके साथ, रीजनिंग के साथ और एविडेंस के साथ, मतलब तर्क, रीजनिंग या साक्ष्य, एविडेंस के प्रदर्शन के माध्यम से निर्णायक रूप से साबित करने की क्रिया या परिस्थिति। मतलब इट इज ऑल्सो मीन पब्लिक गैदरिंग, प्रोटेस्ट एंड प्रैक्टिकल डिस्प्ले। मतलब कि प्रैक्टिकली कोई चीज, जब किसी तरह का चीज जब डिस्प्ले किया जा रहा है तो आप उसे बोलते हो कि ये डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। और जब पॉलिटिकल पार्टी का पब्लिक गैदरिंग, प्रोटेस्ट वगैरह होता है तो उसको भी हम डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं। फाइन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टेक सेवी। टेक सेवी, टेक सेवी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। इस टर्म को हम एज अ विशेषण यूज करते हैं जिसका अर्थ होता है तकनीकी रूप से कुशल। कुशल का इंग्लिश होता है स्किलफुल। ठीक है, तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजिकली वो जो है स्किलफुल है। तो आधुनिक तकनीक मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी, विशेषकर कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान मतलब नॉलेज और समझ, अंडरस्टैंडिंग होना। तो टेक सेवी किस तरह के लोग होते हैं, एनीवन हु इज स्किल्ड, नॉलेजेबल और कंफर्टेबल विथ यूजिंग टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी के साथ आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं, उसका नॉलेज भी होता है और सीखने की जिज्ञासा भी होती है, तो वैसे व्यक्ति को हम टेक सेवी बोलते हैं। और किस तरह का टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है, जो मोबाइल, एंड्रॉयड वगैरह एप्लीकेशन होता है, कंप्यूटर पे एप्लीकेशन होता है, या कोई भी किसी भी तरह का डिजिटल टूल्स, तो वहां पर हम टेक सेवी बोलेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सो इट्स अ poured into, poured into, POURED into। तो ये जो है ये टर्म, ये फ्रेजल वर्ब है। फाइन। किसी चीज, इसका दो मीनिंग निकलता है। पहला मीनिंग तो ये हो गया कि जैसे लिक्विड फ्लो इनटू समथिंग, अगर आप एक जैसे एक ये जूस है और आप जब उसमें ग्लास में डाल रहे हो तो poured जूस इनटू द ग्लास ऐसा बोलते हो। ठीक है, और poured इनटू का एक अर्थ ये निकलता है कि किसी चीज को सफल बनाने के इरादे से उसमें बड़ी मात्रा में जब धन, प्रयास, समय या कोई भी अन्य संसाधन लगाने का कार्य हो। तो टू गिव और डिवोट अ लॉट ऑफ एनर्जी, एफर्ट और रिसोर्सेज टू समथिंग, ताकि वो सक्सेसफुल हो। तो उसको हम, इसका मीनिंग क्या है, ये जो मीनिंग है किसका है, poured into का, अगर एज अ फ्रेजल वर्ब हम यूज करते हैं। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज नेपोटिज्म। नेपोटिज्म, NEPOTISM, बहुत ट्रेंडिंग वर्ड हमेशा से रहा है, जिसका अर्थ होता है, ये तो पहले ये नाउन है, संज्ञा है, जिसका अर्थ होता है भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद। और नेपोटिज्म का अगर सिंपली अगर मिलता जुलता शब्द बोले इन इंग्लिश तो उसको फेवरेटिज्म भी बोलते हैं। तो क्या होता है इसमें कि अपने परिवार को जब हम, या अपने जान पहचान के लोगों को जब हम अनुचित लाभ मतलब अनफेयर एडवांटेज पहुंचाने के लिए अपनी शक्ति, पावर या प्रभाव, इन्फ्लुएंस का उपयोग करते हैं, विशेष रूप से उन्हें नौकरी देकर या किसी तरह से फायदा हो उनको, चाहे वो डिजर्व करे या ना करे। तो गिविंग अनफेयर अपॉर्चुनिटीज टू देयर फैमिली और फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ पर्सनल कनेक्शन, नॉट बिकॉज दे डिजर्व इट। वो डिजर्व कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो बात की बात है, लेकिन जो उनका कनेक्शन है, पर्सनल कनेक्शन है, इस वजह से उनको अपॉर्चुनिटी देना जो डिजर्व करते हैं उनके बदले। तो इस चीज को हम नेपोटिज्म बोलते हैं। आई होप मैं समझा पा रही हूँ, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट वन इज, ये भी फ्रेजल वर्ब है, हॉल डाउन। हॉल डाउन, HOWL, हॉल डाउन। हॉल डाउन का अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है व्हेन यू हॉल डाउन समबडी, जब आप किसी को हॉल डाउन करते हो, यू प्रिवेंट देम फ्रॉम टॉकिंग बाय शाउटिंग एट देम। चिल्ला, हॉल डाउन का अर्थ होता है जैसे मैं किसी को हॉल डाउन कर रही हूँ, मतलब मैं चिल्लाकर सामने वाले को बोलने से रोक रही हूँ,
ठीक है, तो आप उस पर चिल्लाकर उसे बोलने से रोकते हैं। टू शाउट लाउडली इन डिसअप्रूवल ऑफन इन अ ग्रुप, जनरली ये ग्रुप में होता है कि ग्रुप जो है सामने वाले पे चिल्ला रहा है ड्यू टू एनी रीजन, तो उसको हम क्या कहेंगे, होल्ड डाउन, ताकि वो सामने वाला अपना जो भी है स्पीकर जो है वो अपनी स्पीच कंटिन्यू ना कर सके या कुछ सुनाई ना दे, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, होल्ड डाउन। आवर नेक्स्ट वर्ड इज कंप्लाई, कंप्लाई COMPLY। कंप्लाई जो है वर्ब है, वर्ब मतलब क्रिया के तौर पर ये शब्द का प्रयोग है जिसका अर्थ होता है अनुपालन करना। अनुपालन का क्या मतलब हुआ, ओबे करना। आपने सुना होगा ओबे मतलब कि किसी बात को मानना, किसी की बात की रिक्वेस्ट वगैरह को मानना। तो आदेश मतलब ऑर्डर या अनुरोध मतलब रिक्वेस्ट, जब आदेश या अनुरोध को माना जाए तो उसे हम कहते हैं कंप्लाई। फाइन। और नेक्स्ट वर्ड इज टर्म है ये साइलेंस डिसेंट। साइलेंस डिसेंट विरोधी, अपोजिशन या असहमत राय, जिससे जो भी ओपिनियन है उससे आप असहमत हैं, जो भी राय है उससे आप असहमत हैं, डिसएग्री है। दृष्टिकोण, ओपिनियन या आलोचनाओं, क्रिटिसिज्म को दबाने, सप्रेस या व्यक्त, एक्सप्रेस होने या सुनने से रोकने के लिए। मतलब विरोधी या असहमत राय, दृष्टिकोण या आलोचनाओं को दबाने या व्यक्त होने या सुनने से रोकने के लिए को हम क्या कहते हैं, साइलेंट डिसेंट। देखिए साइलेंस का क्या अर्थ हो, सॉरी साइलेंस डिसेंट, साइलेंस का क्या अर्थ हो गया, म्यूट, क्वाइट, ठीक है। और डिसेंट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियंस दैट गो अगेंस्ट द मेजॉरिटी व्यू और अथॉरिटी, मतलब मतभेद जिसे आप बोलते हो, डिसेंट में मतभेद आप बोल सकते हो। तो इसका अर्थ यही हुआ। हमारा अगला वर्ड है एनवी, ENVY, एनवी। एनवी नाउन है जिसका अर्थ होता है ईर्ष्या, और ईर्ष्या एनवी की वजह से जेलसी, मतलब इसका सिनोनिम आप जेलसी बोल सकते हो। हालांकि दोनों में डिफरेंस है बहुत माइन्यूट सा, जेलसी और एनवी में। तो एनवी क्या होता है, वह भावना, वह फीलिंग जो आपको तब होती है जब किसी और के पास वो चीज होती है जो आप चाहते हो। जैसे आप कार चाह रहे हो बहुत टाइम से, लेकिन सामने वाला जिसको आप जान पहचान है या कुछ भी है उसके पास है, तो आपको एक एनवी सी फीलिंग होगी, ठीक है, जिसको आप लोकल मतलब नॉर्मली आप बोलते हो ना, जेलस हो रहा है कि मेरे पास वो चीज नहीं है, हालांकि मैं चाहता हूँ बट सामने वाले के पास वो चीज है, तो उसको हम एनवी बोलेंगे। और नेक्स्ट वर्ड इज मलाइन। मलाइन MALIGN, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। ये जो शब्द है, वर्ड है, इसका प्रयोग एज अ वर्ब क्रिया के तौर पे भी किया जा सकता है और एज एडजेक्टिव विशेषण के तौर पे भी किया जा सकता है। मलाइन का अर्थ होता है नुकसान पहुंचाने वाला, हार्मफुल, आप इसका सिनोनिम एज ए सिनोनिम यूज कर सकते हो, हार्मफुल, नुकसान पहुंचाने वाला। तो अनुचित आलोचना करना, झूठी, अप्रिय बातें कहना, झूठी मतलब फॉल्स, अप्रिय मतलब अनप्लीजेंट, तो बातें कहना जिससे अक्सर क्या होता है कि सामने वाली की प्रतिष्ठा, रिप्यूटेशन को नुकसान पहुंचता है। कुछ भी ऐसा बोल देना किसी के बारे में जिससे उसका कैरेक्टर, उसका रिप्यूटेशन मलाइन हो, मतलब नुकसान, उसकी रिप्यूटेशन पे हार्म हो, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, मलाइन। नेक्स्ट वर्ड इज ऑनरेरियम। ऑनरेरियम, ऑनरेरियम, HONORARIUM। ऑनरेरियम एक नाउन है जिसका अर्थ होता है मानदेय। मानदेय मतलब मैं समझाती हूँ, इसका सिनोनिम हो गया रेम्यूनरेशन। किसी की व्यावसायिक सेवाओं, प्रोफेशनल सर्विस के लिए किया गया भुगतान, पेमेंट, जब उन सेवाओं के लिए कोई विशेष राशि, पर्टिकुलर अमाउंट नहीं ली जाती है। कोई ऐसा कार्य, प्रोफेशनल काम जो सामने वाला करता है और जनरली उसको पैसा आप एज अ ग्रेटिट्यूड देते हो, एज अ रिस्पेक्ट देते हो, उसके काम के एवज में देते हो, हालांकि वो पैसा मांग नहीं रहा है, शायद दिया भी नहीं जाता है, तो उस चीज को आप क्या बोलोगे, ऑनरेरियम, ठीक है। कजोल, कजोल, CAJOLE, कजोल एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है फुसलाना, मनाना, चापलूसी कर जनरली। तो चापलूसी या कोमल आग्रह, कोमल आग्रह मतलब सॉफ्ट रिक्वेस्ट से राजी करना, किसी को मना लेना, या विशेष रूप से अनिच्छा की स्थिति में। ये कब मनाना, जब सामने वाली की इच्छा ना हो वो कार्य करने की या वो बात मानने की। इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा फ्लैटर। एग्जाम्पल में देखते हैं, he really knows how to cajole people into doing what he wants। वह वास्तव में जानता है कि लोगों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए कैसे मनाया जाए या किस तरह से राजी किया जाए। सो कजोल, फुसलाना। फाइन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है
डिप्लीट, डिप्लीट, DEPLETE, डिप्लीट एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है कम करना या घटना, किसी वस्तु की मात्रा को घटाना कि वह बहुत ज़्यादा कम बचे। ठीक है, किसी चीज़ को इस तरह से कम होता है वो जिसमें से जो मात्रा बचती है वो बहुत कम होती है। इसका सिनोनिम होगा रिड्यूस। एग्जाम्पल में देखते हैं, वी कंप्लीट डिप्लीटेड आवर लाइफ सेविंग्स व्हेन वी bought our न्यू हाउस। जब हमने अपना नया घर खरीदा तो हमारी जो लाइफ सेविंग थी, हमारी जीवन भर की जो बचत थी वह पूरी तरह खर्च हो गई। तो यहाँ पर डिप्लीट मतलब कम हो गई या घट गई जो उसकी लाइफ सेविंग थी, ये सेंस है। नेक्स्ट वर्ड इज कोपियस, कोपियस, COPIOUS, कोपियस। कोपियस एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है प्रचुर, प्रचुरता, बड़ी मात्रा में प्रचुर। अच्छा, प्रचुर का मतलब क्या हुआ? मोर देन सफिशिएंट, जितनी ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा को हम प्रचुर कहते हैं। ठीक, तो बड़ी मात्रा में प्रचुर, भरपूर। सिनोनिम इसका आ जाएगा आपका प्लेंटीफुल या अबंडेंट। अबंडेंट का भी अर्थ यही होता है प्रचुरता। एग्जाम्पल में देखते हैं, ही ड्रैंक कोपियस अमाउंट ऑफ बियर, उसने बहुत अधिक मात्रा में जो बियर थी वो पी ली। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पैरेज, डिस्पैरेज, DISPARAGE, डिस्पैरेज। डिस्पैरेज शब्द जो है वो भी एक क्रिया है, वर्ब है, मतलब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका अर्थ होता है उपेक्षा करना। उपेक्षा करना किस कॉन्टेक्स्ट में? यह कहना कि कोई व्यक्ति या जो कोई वस्तु है कम मूल्य या महत्व का है, मतलब कि वो जो वस्तु या व्यक्ति है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम है। तो इसका जो सिनोनिम आपका होगा वो होगा डेप्रिसिएट या डाउनग्रेड, डेप्रिसिएट या डाउनग्रेड। अब एग्जाम्पल में हम एक सेंटेंस में कैसे इस वर्ड का यूज करते देखते हैं। आई डोंट मीन टू डिस्पैरेज योर अचीवमेंट, मेरा मतलब वो नहीं था कि आपकी उपलब्धियों को कम आंकना। Our next word is accentuate, 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 accentuate। ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है जोर देना। जोर देना मतलब किसी चीज़ पे इम्फेसाइज करना, किसी चीज़ पर जोर देना या किसी चीज़ को नोटिस कराना, आसान बनाना, मतलब इतना इम्फेसाइज करो कि सामना वो जो चीज़ है सामने वाले को नोटिस हो जाए। तो वहाँ पर हम जोर देना मतलब एक्सेंचुएट बोलेंगे। इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा पॉइंट अप या हाईलाइट करना। एग्जाम्पल देखते हैं, द डायरेक्टर यूजेस म्यूजिक टू एक्सेंचुएट द राइजिंग ड्रामेटिक टेंशन। जो डायरेक्टर था, निर्देशक जो था, वो बढ़ते नाटकीय जो टेंशन था, जिसको आप तनाव कहते हो, को बढ़ाने के लिए संगीत का उपयोग करता है, मतलब उस चीज उस जो इंसिडेंट है उसको हाईलाइट करने के लिए ये कॉन्टेक्स्ट है। नेक्स्ट वर्ड इज कैविल, कैविल, CAVIL, कैविल। कैविल एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है बेवजह आलोचना करना, मतलब क्रिटिसाइज करना, विदाउट एनी रीजन। बेवजह मतलब विदाउट एनी रीजन किसी चीज को या किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज करना को हम कैविल बोलेंगे। छोटी छोटी बातों पर आपत्ति उठाना या तुच्छ दोष निकालना। तुच्छ मतलब बहुत छोटी सी मामूली सी बात पे। सो इसको कैविल का जो सिनोनिम होगा वो होगा फाइंड फॉल्ट या कंप्लेन। और भी सिनोनिम होते हैं बट ये जो है फाइंड फॉल्ट, कंप्लेन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। एग्जाम्पल में देखते हैं, लेट अस नॉट कैविल टू मच, हमें ज्यादा आलोचना नहीं करनी चाहिए, नहीं करते हैं। फाइन। नेक्स्ट वर्ड इज फॉरेन सोर्स, फॉरेन सोर्स, FOREIGN, फॉरेन, SHORES, सोर्स। इसका अर्थ होता है परदेसी, परदेसी किनारे। मतलब परदेसी किनारे मतलब क्या? अपनी भूमि या देश के अलावा अन्य भूमि या देश। तो वहां उस चीज को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन सोर्स। फाइन। सिनोनिम इसका देखते हैं, डिस्टेंट लैंड भी बोल सकते हैं या इंटरनेशनल कोस्ट भी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द एक्सप्लोरर सेंट लेटर्स बैक describing the wonders he had witnessed on the foreign source he visited। जो एक्सप्लोरर था, जिसको हिंदी में आप खोजकर्ता बोलते हो, तो खोजकर्ता ने पत्र भेजकर, लेटर वापस भेजकर
उन सारी चीजों का वर्णन किया, डिस्क्राइब किया जिन चीजों को, अद्भुत चीजों को उसने विदेशी तटों पर देखी थी। फाइन। नेक्स्ट वर्ड इज रेजोनेट। रेजोनेट, RESONATE। रेजोनेट एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है गूंजना या समझ में आना। गूंजना या समझ में आना, कुछ ऐसा जो आपको सच्चा, सार्थक लगे या आपके लिए एक मजबूत भावनात्मक जुड़ाव पैदा करे। रेजोनेट कर रहे हैं मतलब चीजों को समझ रहे, इमोशनली लेवल पर, ठीक है। तो कनेक्ट करना या रिसाउंड, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। Her experiences resonate powerfully with me, living as I do in a similar family situation. उनके अनुभव जो हैं, उनके एक्सपीरियंसेस जो हैं मुझ पर बहुत गहरा असर डालते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसे ही पारिवारिक मतलब फैमिली सिचुएशन से में रहता हूँ या रहती हूँ। फ्रिवलोसली, फ्रिवलोसली FRIVOLOUSLY। फ्रिवलोसली एक एडवर्ब है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इस वर्ड का, वो एडवर्ब है, क्रिया विशेषण, जिसका अर्थ होता है बिना गंभीरता के, मतलब इररिस्पॉन्सिबली या विदाउट सीरियसनेस। ठीक है, किसी काम को इस तरीके से करना जिसमें सीरियसनेस ना हो, समझदारी के साथ जो किया गया काम ना हो, और जो एक पर्पस होता है, सेट पर्पस होता है, उसके लैक में किया गया हो, मतलब उसके अभाव में किया गया हो। जनरली फुलिशनेस आप इसके लिए सही वर्ड बोल सकते हो। सो फ्रिवलोसली का अर्थ है बिना गंभीरता के। इसका सेंटेंस में हम कैसे प्रयोग करेंगे इस वर्ड का? शी बिहेव्स फ्रिवलोसली, शी इज नॉट एट ऑल सेडेट। इसका अर्थ यह है कि वह बिल्कुल मूर्खतापूर्ण व्यवहार करती है, वो बिल्कुल भी शांत नहीं है, दिमाग से आप कह सकते हो कि थोड़ा सा अजीब व्यवहार कर रही है, मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रही है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट, COMPLACENT। कॉम्प्लेसेंट एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है आत्म संतोष, मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन। आप बोल सकते हो इसके सिनोनिम में अपने आप से या किसी सिचुएशन से बहुत अधिक संतुष्ट महसूस करना। मतलब आपने कोई काम करा, आपने कोई कार्य किया, या आपके साथ ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ जिससे आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए, आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल गया, तो वहां पर हम कॉम्प्लेसेंट वर्ड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं, देयर्स अ डेंजर ऑफ बिकमिंग कॉम्प्लेसेंट इफ यू विन अ फ्यू गेम्स। यदि आप कुछ गेम्स जीत जाते हैं, मैच हो या कोई भी गेम हो, अगर वो आप जीत जाते हैं और तो आपको आत्मसंतुष्ट हो जाने का खतरा होता है, मतलब आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमारा अगला वर्ड है गिमिक। गिमिक, GIMMICK। मैं प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ आपको स्पेल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में स्पेलिंग करेक्शन वाला सेक्शन भी आता है। गिमिक वर्ड जो है वो नाउन है जिसका अर्थ होता है तरकीब, या आप कह सकते हैं ट्रिक। ग्राहकों को, जनरली ये कॉन्टेक्स्ट है, ग्राहकों को आकर्षित करना या लोगों को कुछ खरीदने के लिए राजी करने का विचार, इस तरह का विचार जो एक ट्रिक के रूप में हो। ठीक है, एक ट्रिक हो जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कुछ बेच सको। ठीक, he dismissed the event as just a publicity gimmick। उन्होंने इस आयोजन को महज प्रचार का हथकंडा बताकर खारिज कर दिया, मतलब डिसमिस कर दिया। उन्होंने बोला कि ये एक तरकीब है सिर्फ पब्लिसिटी करने का, तो उसे डिसमिस कर दिया। नेक्स्ट है हमारा हिंज ऑन। हिंज ऑन, HINGE, हिंज ऑन। हिंज ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है निर्भर करना, किसी पे डिपेंड करना, निर्भर करना। एक चीज पूरी तरह से दूसरी चीज पर निर्भर करती है, या कोई दूसरी चीज उसका सबसे महत्वपूर्ण या केंद्रीय पहलू है। मतलब कोई भी चीज जब दूसरी चीज पे डिपेंड करती हो, या जो दूसरी चीज है वो पहली चीज का सेंटर पॉइंट है, तो वहां पर हम निर्भर करना हिंज ऑन यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, फ्यूचर प्लान्स फॉर हिम विल हिंज ऑन अंडरफुट कंडीशंस। उनके लिए भविष्य की जो फ्यूचर प्लान्स, भविष्य की जो योजनाएं हैं, वहां की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। उनके फ्यूचर प्लान्स जो है वहां का सिचुएशन पे, कंडीशन पे डिपेंड होगा। नेक्स्ट है पिलफरेज। पिलफरेज, PILFERAGE। पिलफरेज एक नाउन है जिसका अर्थ होता है चोरी, थेफ्ट या स्टीलिंग। इसका आप एज ए सिनोनिम यूज कर सकते हो, मिलता जुलता शब्द इंग्लिश में वर्ड। कम मूल्य की चीजें चुराने की क्रिया। ये जो चोरी है, इस तरह की चोरी होती है जो जिसकी वैल्यू कम होती है, लिटिल वैल्यू की होती है, उस चीज को चुराना। तो कम मूल्य की चीजें चुराने के काम जो होता है उसे हम पिलफरेज बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं,
The pilferage of food is widespread. The pilferage of food is widespread. मतलब जो चोरी, भोजन की चोरी होती है वो हर जगह होती है, widespread है, सब जगह ये कॉमन है. The pilferage of food is widespread. फाइन. हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेनेंस. पेनेंस, PENANCE. पेनेंस एक नाउन है, एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है पछतावा. पछतावा या खुद को सेल्फ पनिश करना, वॉलंटरीली सेल्फ पनिशमेंट. एक सजा जो आप खुद को यह दिखाने के लिए इसलिए देते हैं कि आपने कुछ गलत किया है और उस चीज का आपको दुख है, जिसकी वजह से आपको पछतावा है और आप अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट कर रहे हैं, सेल्फ पनिश कर रहे हैं. ठीक है. वी प्रेड एंड डिड पेनेंस टुगेदर. हमने एक साथ प्रार्थना करी और पछतावा करा. फाइन. आवर नेक्स्ट वर्ड इज रिपोस्ट. रिपोस्ट, REPOSTE. रिपोस्ट एक नाउन है, संज्ञा है जिसका अर्थ होता है जवाबी हमला, क्विक सेंसिबल रिप्लाई. जब आपको कोई बात कही जाती है, किसी तरह की बात कही जाती है और आप सेंसिबल तरीके से, एक अच्छे तरीके से जब आप जवाब देते हैं तो उसे आप जवाबी हमला कहते हैं. तो एक चतुर जवाब या मजाकिया प्रतिक्रिया, या जो आपको बात कही गई उसे आप मजाक में लेते हुए एक सेंसिबल रिप्लाई कर दिया, तो उस सेंसिबल रिप्लाई को आप क्या बोलोगे? रिपोजिट, जवाबी हमला. एग्जाम्पल देखते हैं. She made a sharp reposit. He made a sharp reposit. उसने एक शार्प मतलब तीक्ष्ण बोलते हैं, तीक्ष्ण जवाब दिया, मतलब क्विक रिप्लाई किया होगा किसी चीज का और सेंसिबल रिप्लाई किया होगा. Our next word is ancillary. Ancillary, ANCILLARY. Ancillary एक एडजेक्टिव है, विशेषण है जिसका अर्थ होता है सहायक. सहायक, असिस्ट करना बोलते हैं या एसेसरीज बोलते हैं. ठीक है. आप इसे एसेसरीज एज अ सिनोनिम बोल सकते हैं एंसिलरी का. किसी मुख्य व्यवसाय, सेवा या गतिविधि को अतिरिक्त, द्वितीयक मतलब ऑप्शनल, अलग से, द्वितीयक, सेकेंडरी, आवश्यक, एक इंपॉर्टेंट सहायता प्रदान करता है. तो किसी मुख्य व्यवसाय मतलब किसी चीज का जब हम एसेसरी, एक सेकेंडरी ऑप्शन जो होता है या कुछ जो उसे असिस्ट करे, हेल्प करे, तो उस चीज को आप एंसिलरी बोलेंगे. ही इज सर्विंग इन द एंसिलरी यूनिट ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी. वह एक मल्टीनेशनल मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी की सहायक एंसिलरी यूनिट इकाई में कार्यरत है, काम कर रहा है. Our next word is apex. 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 Apex एक नाउन है जिसका अर्थ होता है उच्चतम बिंदु. उच्चतम बिंदु मतलब हाईएस्ट पॉइंट. किसी भी चीज का एक पॉइंट होता है जो बहुत हाईएस्ट होता है, सबसे उच्चतम होता है, तो उस चीज को आप क्या बोलोगे? एपेक्स. उससे ऊपर कुछ नहीं. किसी चीज का शीर्ष या सबसे ऊंचा भाग को हम एपेक्स बोलते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. He was at the apex of his career. He was at the apex of his career. वह अपने करियर के शीर्ष पड़ाव पर था. शीर्ष मतलब वह अपने करियर में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे था. या आप जब कोर्ट की बात करते हो तो सुप्रीम कोर्ट को आप कहते हो एपेक्स कोर्ट. क्यों? क्योंकि उससे ऊपर कोर्ट नहीं है, तो वहां पर उच्चतम बिंदु. आई होप आप समझ पाए हो. तो इसे हम बोलेंगे एपेक्स, उच्चतम बिंदु, हाईएस्ट पॉइंट, जिसे आप इन सिनोनिम बोल सकते हो. सो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था. अब हम इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे. A little gush of gratitude. A little gush of gratitude is a idiom. यह एक idiom है जिसका अर्थ होता है friendly feeling, अनुकूल भावना, बहुत ज्यादा friendly फील करना, ऐसा फील करना जो आपके माहौल, आपके अकॉर्डिंग, मतलब आपको खुशी हो उस तरह के इन्वायरमेंट में. फाइन. तो a little gush of gratitude. हमारा नेक्स्ट idiom है lend someone a hand. lend मतलब उधार देना, someone a hand. तो इसका अर्थ होता है to help और assist, especially voluntarily. मतलब किसी को सहायता करना, और यहाँ पे ध्यान रखिए especially voluntarily है, मतलब अपनी इच्छा से आप खुद आगे बढ़कर किसी की सहायता कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे through idiom lend someone a hand. Next idiom is fair play. fair play. fair मतलब होता है, फेयर प्ले का मतलब होता है इक्वल कंडीशंस फॉर ऑल. सबके साथ समान व्यवहार करना, सबके साथ निष्पक्ष होना, ईमानदारी के साथ प्रतिस्पर्धा. प्रतिस्पर्धा का इंग्लिश होता है कंपटीशन. तो सबके लिए सेम रूल, सेम रेगुलेशन, सबके लिए सेम हो सब कुछ, तो वहां पर कहते हैं फेयर प्ले. हमारा नेक्स्ट इडियम है फेबियन पॉलिसी. फेबियन पॉलिसी. फेबियन पॉलिसी का अर्थ होता है पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस. पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन. पॉलिसी का हिंदी अर्थ है नीति. तो किसी भी नीति के मतलब कि वैसी कोई भी नीति, माफ कीजिएगा, ऐसी कोई भी नीति जो किसी भी निर्णय को डिले करने में कारगर हो, मतलब टाल मटोल या देरी की नीति को हम कहते हैं फेबियन पॉलिसी. नेक्स्ट, ebb and flow. ebb and flow, a recurrent pattern of decline and increase. A recurrent pattern of decline and increase. लगातार
कभी नीचे जाना, कभी ऊपर आना, तो उतार चढ़ाव जो हो तो उसे हम बोलेंगे एब एंड फ्लो, मतलब कभी नीचे आ रहा है कभी ऊपर जा रहा है, रिकरेंट लगातार, कंटिन्यूअसली है। मोबाइल एंड मूवेबल दो इंग्लिश के वर्ड हैं, इसमें डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटीज क्या है? जब हम यूज करते हैं मोबाइल तो बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है कि हाँ मोबाइल वो चीज़ होती है जिसे लेकर हम मूव कर सकें, और मूवेबल जो वर्ड होता है इसका अर्थ भी मूव करना ही होता है, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है ये दोनों में डिफरेंस है। आइए देखते हैं। मोबाइल MOVILE, मोबाइल जो होता है वह ऐसा चीज होता है, ऐसी वस्तु होती है जो स्वयं चलने में सक्षम हो, कैपेबल हो और आसान गति, इजी मूवमेंट के लिए डिजाइन किया गया हो। जैसे कि हम मोबाइल जो यूज करते हैं, मोबाइल फोन, हम इजीली उसको लेकर चल सकते हैं या वो चलता भी है। दूसरा चीज है व्हीकल जो होता है, मोबाइल वैन जिसे आप बोलते हो, मोबाइल वैन मतलब जिसे हम लेकर चल सकते हैं, स्वयं चलने में सक्षम होता है, वो स्वयं चलता है, ठीक है। तो वहां पर हम मोबाइल शब्द का यूज करेंगे, वर्ड का यूज करेंगे। मूवेबल का क्या मतलब हुआ? कोई भी ऐसी चीज जिसे एक्सटर्नल फोर्स द्वारा हिलाया जाता है बट वो स्वयं नहीं मूव करती है, वो स्वयं नहीं चलती है। जैसे कि फर्नीचर जो है उसे हिलाया तो जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव तो किया जा सकता है, लेकिन उसे आप करोगे या कोई मशीन करेगा, बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो ये डिफरेंस होता है मोबाइल और मूवेबल में। मोबाइल मतलब जो खुद चलने में सक्षम हो, और मूवेबल जिसको बाय एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू ही हिलाया जाए या चलाया जाए। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्पिक्यूअसली। ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन, ये नाउन है। और कॉन्स्पिक्यूअसली का हिंदी अर्थ होता है प्रकट रूप से। प्रकट रूप से मतलब जो प्रकट है और जिसे देखा जा सकता है, आसानी से आप देख सकते हैं। तो जो चीज आसानी से दिखाई दे रहा है उसे हम बोल रहे हैं कॉन्स्पिक्यूअसली। तो इन अ वे दैट इज वेरी इजी टू सी, नोटिस और अट्रैक्ट अटेंशन, कोई भी ऐसी चीज जिसे देखना आसान हो या जिसे नोटिस किया जा सके या जो अटेंशन ग्रैब करे या अट्रैक्ट करे, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्पिक्यूअसली, प्रकट रूप से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसेप्शन। इंसेप्शन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन, जिसका अर्थ होता है प्रारंभ कह सकते हो, स्टार्टिंग कह सकते हो, ठीक है। किसी संगठन मतलब इंस्टीट्यूशन, संस्था मतलब ऑर्गेनाइजेशन आदि की स्थापना का इंग्लिश होता है एस्टैब्लिशमेंट। तो किसी भी संगठन, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट को हम इंसेप्शन कहेंगे। उसकी प्रारंभ मतलब वो स्टार्ट हो रहा है। तो द बिगिनिंग, स्टार्ट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का शुरुआत, स्टार्ट या स्थापना को हम क्या बोलते हैं? इंसेप्शन, प्रारंभ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अल्यूड। ALLUDE, अल्यूड। ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। अल्यूड का अर्थ होता है संकेत करना, पॉइंट आउट करना। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के बारे में अप्रत्यक्ष रूप मतलब इनडायरेक्ट तरीके से, इनडायरेक्ट वे से बात करना, संकेत करके बात करना, इशारे में बात करना, तो उसे हम बोलेंगे अल्यूड मतलब संकेत करना। टू हिंट और रेफर इनडायरेक्टली, सामने वाले को हिंट करना, रेफर करना, किस तरीके से? अप्रत्यक्ष रूप से मतलब इनडायरेक्ट वे में, या हिंटिंग एट समथिंग रादर देन सेइंग इट आउटराइट, किसी चीज के बारे में हिंट करना बल्कि इसके बजाय कि उसे बोला जाए, बोल कर नहीं, मतलब हिंट करके बताना। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज अनस्पेयरिंग जो है ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है निर्मम। निर्मम, लेकिन यहाँ पर देखिए एक वो शब्द आपने सुना होगा, टर्म सुना होगा, निर्मम हत्या, लेकिन यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट जो है इसका निर्मम हत्या जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे है ब्लंट, मतलब ब्लंट क्या? जैसे कुछ भी धड़ल्ले से बोल देना, विदाउट सोचे समझे, ठीक है। तो कोई दया नहीं दिखाना और अप्रिय सच्चाई को छिपाने की कोई इच्छा नहीं। फाइन, मतलब कोई दया नहीं दिखाना, जिसको मर्सीलेस बोलते हैं, और अप्रिय सच्चाई, अनप्लीजेंट ट्रुथ, जो मतलब कि सामने वाले को सही ना लगे। तो नॉट शोइंग मर्सी और लीनियंसी और गिविंग फ्रीली विदाउट होल्डिंग बैक, अपने मन में नहीं रखना, बोल देना। नेक्स्ट इज स्लोगेनियरिंग जो है टर्म, जो ये टर्म है ये नाउन है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, और इसका अर्थ होता है नारेबाजी। अपने विचारों को समझाने के बजाय, जो आपकी ओपिनियन है उसको डिटेल में समझाने की बजाय, जब आप छोटे छोटे फ्रेज को दोहरा कर लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं या आप उनके माइंड में फीड करते हैं समझाने की, जैसे आपने कोई अपना ओपिनियन समझाया नहीं, एज अ स्लोगन उसे यूज किया, लोगों तक पहुंचाया,
तो उसे हम क्या कहेंगे, नारेबाजी, स्लोगैनियरिंग। द यूज ऑफ कैची, कैची मतलब कि जिसपे आपका कैची, जो ध्यान जिस पे जाए। ऑफन सिंपलिस्टिक और इमोशनली चार्ज स्लोगन्स, मतलब जो सिंपल हो और इमोशनली भावनात्मक तौर पर जुड़ाव फील करवाए, और इस तरह का स्लोगन, नारा। और ये जनरली पॉलिटिक्स, एडवर्टीजमेंट वगैरह में यूज होता है, या किसी तरह के एडवर्टीजमेंट में यूज होता है, किसी तरह के प्रोडक्ट में यूज होता है किसी कारण से। और इसको आप और भी एक शब्द में बोलते हो, टैगलाइन। नेक्स्ट वर्ड इज रोबस्ट। रोबस्ट वर्ड जो है ये भी एक एडजेक्टिव है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है मजबूत। मजबूत मतलब कि जो मेंटली भी मजबूत हो, फिजिकली भी मजबूत हो, हर तरह के चैलेंज को एक्सेप्ट करता हो, उसका सामना करता हो, इसका ये कॉन्टेक्स्ट है। मतलब स्ट्रॉन्ग का भी अर्थ होता है मजबूत, लेकिन यहाँ पे रोबस्ट है तो इसका भी हिंदी हुआ मजबूत, लेकिन कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हुआ। मजबूत, स्वस्थ, हेल्दी, या कठिनाई मतलब चैलेंजेस का सामना करने में कैपेबल हो, सक्षम हो। स्टडी एंड एबल टू इंड्योर चैलेंज। इंड्योर का क्या अर्थ होता है, इंड्योर का मतलब होता है कि उस चीज को झेल सके, ठीक है। स्टडी एंड एबल टू इंड्योर चैलेंज एंड स्ट्रॉन्ग एंड फुल ऑफ एनर्जी। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे, अगर हो चीज और व्यक्ति या वस्तु तो उसको हम रोबस्ट बोलेंगे। सो इट कैन बी यूज्ड फॉर पर्सन और थिंग, मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये इस वर्ड का वो होता है वर्ब, इसलिए ये इंटीग्रेटेड बन जाता है, ठीक। इंटीग्रेट का मतलब होता है कि एकत्रित करना मतलब वस्तुओं को ऐसे जोड़ना कि वो एक हो जाए या साथ काम करे। मतलब छोटे छोटे चीजों को जब एक साथ हम जोड़कर वो एक साथ मिलकर जब वो काम करता है, वर्क करता है, तो हम वहां पर इस चीज को इंटीग्रेट वर्ड से डिनोट करते हैं। इट मीन्स टू ब्रिंग parts together into a whole or to combine different things so they work as one। मतलब कि जो जितने पार्ट्स होते हैं उसको एक साथ लाना ताकि वो एक रूप में काम करे, और या बहुत सारी चीजों को, डिफरेंट थिंग्स को मिलाकर एक बनाया जाए। Our next word is endeavor। एंडेवर जो है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच दो होगा। ये वर्ब की तरह भी प्रयोग हो सकता है, यूज हो सकता है, और नाउन की तरह भी यूज हो सकता है ये वर्ड। तो एंडेवर का अर्थ होता है भरसक प्रयास करना। भरसक प्रयास मतलब क्या होता है कि पूरी तरह से कोशिश करना, जी जान लगाकर कोशिश करना, और सीरियसनेस के साथ कोशिश करना। गंभीर मतलब सीरियस होकर दृढ़ प्रयास करना या कठिन प्रयास करने को हम क्या बोलेंगे, एंडेवर। फाइन, अगर हम इसको वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो टू ट्राई हार्ड टू मेक अ सीरियस एफर्ट टू अचीव समथिंग। कुछ पाने के लिए हम बहुत ज्यादा दृढ़ प्रयास के साथ और बहुत कठिन प्रयास के साथ काम कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। अगर हम इसको नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो एन अटेम्प्ट और एफर्ट टू डू समथिंग, किसी तरह का प्रयास, स्पेशली समथिंग चैलेंजिंग, किसी तरह का प्रयास कुछ करने का जो जनरली क्या हो, चैलेंजिंग हो, मतलब डिफिकल्ट हो। फाइन, अगर वर्ड को समझकर याद करेंगे तो हमेशा याद रहेगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्रास रूट का अर्थ होता है, पहले तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं, ये है नाउन। और ग्रास रूट का अर्थ होता है बेसिक, मूलभूत, जमीनी स्तर पर, ग्राउंड से अटैच्ड, किसी गतिविधि मतलब किसी एक्टिविटी या संगठन का सबसे बुनियादी स्तर, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बेसिक थिंग, बुनियादी स्तर, बेसिक लेवल, बेस लेवल जो होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रास रूट। क्लोज टू द ग्राउंड, बेसिक या फाउंडेशनल मतलब कि जो जमीनी स्तर से जुड़ा हो, बेसिक हो, मूलभूत हो, और फाउंडेशनल हो, ठीक है। नेक्स्ट है द मोस्ट बेसिक और लोकल लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी। कुल मिलाकर इसका अर्थ ये होता है कि जो चीज दम बिल्कुल बेसिक लेवल की हो और जो बुनियादी स्तर पे हो, जमीनी स्तर पे हो, उसे हम कहते हैं ग्रास रूट। स्प्रिंग बोर्ड ये जो वर्ड है ये द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। ये स्प्रिंग बोर्ड एक नाउन है जिसका अर्थ होता है कुछ ऐसा जो आपको कोई गतिविधि शुरू करने में मदद करे, विशेष रूप से आपको विचार देकर, मतलब कोई आपको आइडिया दे और आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे, ठीक है। तो इसका अर्थ स्प्रिंग बोर्ड का ये अर्थ हुआ। इसको हम एग्जाम्पल में कैसे यूज करते हैं, ये जो सेंटेंस लिया गया है मैंने इन एग्जाम्पल, मतलब जो एग्जाम्पल के रूप में जो सेंटेंस लिया गया है ये भी द हिंदू न्यूज़पेपर का लाइन है। इंडिया इज अ स्प्रिंग बोर्ड टू एक्सेस द ग्लोबल साउथ। इंडिया इज अ स्प्रिंग बोर्ड टू एक्सेस द ग्लोबल साउथ। इसका अर्थ हुआ कि भारत जो है वैश्विक मतलब ग्लोबल वैश्विक दक्षिण तक पहुंचने के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड के तौर पे काम करेगा, मतलब कि एक गतिविधि प्रदान करेगा विचारों के थ्रू। फाइन, हमारा अगला वर्ड है ऑडियल।
ऑर्डियल, ORDEAL, ऑर्डियल जो है नाउन है, संज्ञा है जिसका अर्थ होता है कठिन परीक्षा। कठिन परीक्षा एक कठिन, अप्रिय और या दर्दनाक अनुभव जो किसी व्यक्ति के चरित्र, कैरेक्टर, सहन शक्ति, एंड्योरेंस या क्षमता का परीक्षण करता है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि बुरा वक्त चल रहा है, अभी कठिन परीक्षा का दौर है, तो ये होता है कठिन परीक्षा। कॉन्टेक्स्ट ये है जिसका ऑर्डियल इंग्लिश है, ऑर्डियल कठिन परीक्षा। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, शी मैनेज्ड टू कीप हर सैनिटी थ्रू आउट द ऑर्डियल। शी मैनेज्ड टू कीप हर सैनिटी थ्रू आउट द ऑर्डियल, जिसका अर्थ है कि वह पूरे समय कठिन समय में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने में सफल रही। मतलब कुछ भी उसने उल्टा काम नहीं किया मुसीबत होने के बावजूद। हमारा अगला वर्ड है इंस्टेंस। इंस्टेंस INSTANCE को बहुत सारे लोग इंस्टेंस भी बोलते हैं, बट इंस्टेंस इसका प्रोनाउंसिएशन सही है। इंस्टेंस एक नाउन, ये भी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है उदाहरण या मिसाल। मिसाल के तौर पर, जैसे हम बोलते हैं ना मिसाल के तौर पे ऐसा, तो उदाहरण के तौर पे ऐसा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में है इंस्टेंस, किसी वस्तु या किसी चीज का उदाहरण या मिसाल। इन दिस इंस्टेंस आई थिंक she was mistaken. In this instance, I think she was mistaken. इस मामले में मुझे लगता है कि वह गलत थी। She was mistaken मतलब वह गलत थी। In this instance, इस मामले में। फाइन, तो क्या हुआ उदाहरण के तौर पर या इस मिसाल में, इस बात में। हमारा अगला वर्ड है, वोकैब है प्ली। PLEA, प्ली। ये भी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है दलील या तर्क, किसी तरह का तर्क देना, दलील देना। न्यायालय मतलब कोर्ट में सफाई या दलील, इस कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड का हम यूज करते हैं प्ली करना। द लॉयर मेड अ टीयरफुल प्ली टू बायस द ज्यूरी। द लॉयर मेड अ टीयरफुल प्ली टू बायस द ज्यूरी। वकील ने ज्यूरी को पक्षपात पूर्ण बनाने के लिए आंसू भरी अपील की। मतलब इमोशनल, एक तरह से इमोशनली उस ज्यूरी को बायस करने के लिए दलील दिया, तर्क दिया। फाइन, हमारा अगला वर्ड है क्विकन। QUICKEN। क्विकन एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है तीव्र करना। अच्छा, वर्ब मतलब क्या, क्विकन में ENED मतलब N है लास्ट का इसका अल्फाबेट, ED भी लग सकता है। इसके V2 V3 V4 V5 बनते हैं। क्विकन का अर्थ होता है तीव्र करना, किसी चीज को फास्ट करना, ठीक है, किसी चीज की स्पीड में बढ़ोतरी करना। तो अधिक तेज करना या गति बढ़ाना को हम क्विकन बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ये भी द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल से एग्जाम्पल लिया गया है। ग्रोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्विकन टू 7.7% इन अप्रैल-जून क्वार्टर। अप्रैल-जून तिमाही में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो वृद्धि दर बढ़कर 7.7% हो गई है। फाइन, हमारा अगला वोकैब है, अगला वर्ड है प्रोपेल। PROPEL। प्रोपेल एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को आगे या किसी विशेष दिशा में ले जाना, या आप कह सकते हैं चलाना या धकेलना, पुश करना या उसको चलाना। तो प्रोपेल का ये अर्थ निकला, मतलब है। इसको हम कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे? द क्वार्टर्स GDP ग्रोथ वाज आल्सो प्रोपेल्ड बाय द सर्विसेज सेक्टर। द क्वार्टर्स GDP ग्रोथ वाज आल्सो प्रोपेल्ड बाय द सर्विसेज सेक्टर, मतलब जो तिमाही, क्वार्टर को तिमाही बोलते हैं हिंदी में, तो जो तिमाही की GDP वृद्धि को सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर द्वारा भी बढ़ावा मिला है। मतलब इसका भी योगदान रहा है सर्विस सेक्टर का ग्रोथ में। हमारा अगला वर्ड है स्प्यूरियस। SPURIOUS, स्प्यूरियस। ये एडजेक्टिव है, विशेषण है जिसका अर्थ होता है जाली। जाली मतलब क्या, आप कह सकते हैं नकली। फाइन, जाली है, नकली है, मतलब जिसका प्रमाण नहीं है, असली या प्रमाणिक नहीं, ठीक है, तो उसे हम जाली बोलते हैं, फेक बोलते हैं, तो उसे हम स्प्यूरियस बोलेंगे। He was arrested in 2024 on spurious corruption charges. He was arrested in 2024 on spurious corruption charges, मतलब उन्हें 2024 में फर्जी, जाली, भ्रष्टाचार, फर्जी यहाँ पे बोलेंगे, भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ठीक है, जाली, फर्जी, नकली, फेक सब सिमिलर है, सिनोनिम है। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉडुलेंट। FRAUDULENT। फ्रॉडुलेंट भी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है ये शब्द जिसका अर्थ होता है धोखाधड़ी, धोखा देना, किसी के साथ चीट करना। तो किसी को धोखा देने के लिए किया गया काम या बेईमानी, या किसी के साथ बेईमानी किया गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रॉडुलेंट, धोखाधड़ी। He got the job of science teacher by fraudulent means मतलब तरीका, ठीक है। तो
इसका सेंटेंस का अर्थ ये हुआ कि उसने धोखाधड़ी करके, धोखाधड़ी से विज्ञान शिक्षक मतलब साइंस टीचर की नौकरी जो है पाई है गलत मीन से, गलत तरीके से। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है फेन। फेन FEIGN, FEIGN, फेन भी एक वर्ब है। तो वर्ब है तो ध्यान रखिएगा कि वर्ड में जो ये V1 है इसमें ED और S, V1 V2 सब बनेगा। तो फेन का अर्थ होता है बनावटी। बनावटी या दिखावा करना कि आपको कोई विशेष अनुभूति हो रही है या आप थके हुए या बीमार हैं। मतलब आप लॉजी हैं, बहुत ज़्यादा लेथार्जी होना, या आप थके हैं, आप इल हैं, बीमार हैं, ये आप दिखावा कर रहे हैं, बनावटीपन, तो उसे हम फेन बोलेंगे। सम एनिमल्स फेन डेथ व्हेन इन डेंजर। कुछ जानवर में ये क्वालिटी होती है कि जब वो खतरे में पड़ता है तो वो ऐसा दिखावा करता है, ऐसा बनावटीपन करता है कि उसकी मौत हो गई है, मतलब वो मर गया है, सांस रोक लेता है या जो भी। हमारा अगला वर्ड है एलिज, ALLEGE। एलिज, एलिज भी एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है आरोपित करना। आरोपित करना, बिना किसी ठोस सबूत के यह कहना कि किसी ने कुछ गलत किया है या किसी ने कुछ इलीगल काम किया है, गैर कानूनी काम किया है, तो वहां पर ये शब्द का यूज होगा एलिज करना। The woman alleged that top male executive routinely fondled female employees. The woman alleged that top male executives routinely fondled female employees. महिला का ये आरोप है कि जो मेल एग्जीक्यूटिव हैं, जो टॉप पे हैं, वो अधिक मतलब नियमित रूप से महिला कर्मचारियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ये आरोप किया गया है बिना किसी प्रूफ के। नेक्स्ट है हमारा फॉन्डल्ड। फॉन्डल FONDLE। फॉन्डल, फॉन्डल भी एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है छूना या सहलाना। लास्ट वर्ड जो हमने देखा था उसमें के सेंटेंस एग्जांपल में हमने यूज कर रखा है फॉन्डल वर्ड। तो फॉन्डल का अर्थ होता है छूना या सहलाना। देखिए ये डिपेंड करता है कि किस सेंटेंस में ये वर्ड का प्रयोग किया गया है। फॉन्डल, छूना, मतलब अगर एक मदर एक अपनी बच्चे को छू रही है तो वहां पर अच्छा पॉजिटिव वर्ड के तौर पे यूज हो रहा है फॉन्डल। लेकिन जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, शी अक्यूज्ड हिम ऑफ फॉन्डलिंग हर, तो यहाँ पर क्या हुआ, सहलाना, छूना, किस वे में, कामुकता भाव से। तो लास्ट एग्जाम्पल में भी सेक्सुअली असॉल्ट के तौर पर फॉन्डल वर्ड का यूज हुआ था, छूना सहलाना। यहाँ पर भी वही वर्ड यूज किया गया है उसी कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन इसका यूज वहां पे भी हो सकता है एक प्यार और स्नेह के तरह। ठीक है, तो फॉन्डल, छूना या सहलाना, प्यार से या कामुक भाव से किसी को छूना या सहलाने को हम फॉन्डल बोलते हैं। तो शी अक्यूज्ड हिम ऑफ फॉन्डलिंग हर, मतलब उसने उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, मतलब गलत तरीके से छूने का, सहलाने का आरोप लगाया। वर्ड है नज। नज NUDGE, नज एक इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इस वर्ड का, वो वर्ब है, क्रिया है। नज का अर्थ होता है हल्के से धक्का देना, कोहनी से टहोका देना। मतलब कि जब आप एल्बो के साथ किसी को पुश कर देते हो धीरे से, तो उसे हम नज करना कहते हैं। पुश लाइटली, टू जेंटल पुश और टच समवन या समथिंग बाय यूजिंग एल्बो। तो ये कॉन्टेक्स्ट है, इसको हम नज कहेंगे। अगर आप कोहनी से, अपने कोहनी से या जब आप हल्के से टच करते हो अपने एल्बो से, तो उस चीज को हम नज कहते हैं। हल्के से धक्का देना या इसको एक तरह से इशारा करना भी हम कहते हैं कि ऐसे ऐसे पुश कर कर आप सामने वाले को इशारा दे दिए। यह शारीरिक धक्का भी हो सकता है, या इसका कॉन्टेक्स्ट एक और भी होता है कि जब आप कभी कभी किसी को प्रेरित, इनकरेज करने या संकेत देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इस एक्शन को आप क्या कहोगे, नज, नज। आवर नेक्स्ट वर्ड इज एफेबल। एफेबल AFFABLE। एफेबल का पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो होता है एडजेक्टिव, विशेषण। एफेबल का अर्थ होता है वैसा व्यक्ति जो मिलनसार हो, जो सौम्य हो, जो हंसमुख हो। सो आप कह सकते हो फ्रेंडली या अप्रोचेबल, मतलब जिसे आप अप्रोच कर सकते हैं। प्लीजेंट होते हैं इस तरह के व्यक्ति। एफेबल है मतलब प्लीजेंट है, फ्रेंडली है, इजी टू टॉक टू है, मतलब आराम से आप बात कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो सबके साथ आसानी से घुल मिल जाए और विनम्रता से बात करें, मतलब विथ पोलाइटनेस। जब आप पोलाइटली होकर सौम्य, हंसमुख, फ्रेंडली नेचर के साथ किसी से बात करते हो, तो इस तरह के व्यक्ति को हम एफेबल बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा रेमिटेंस। रेमिटेंस REMITTANCE। रेमिटेंस टर्म जो है, वर्ड जो है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन। नाउन मतलब संज्ञा। तो इसका रेमिटेंस का अर्थ क्या है, पैसे का लेन देन या भेजा गया पैसा या भुगतान। ठीक है, पैसे का लेन देन, भेजा गया पैसा या भुगतान, पेमेंट जिसे आप बोलते हो। बट इस वर्ड का कॉन्टेक्स्ट क्या है, मनी ट्रांसफर स्पेशली अक्रॉस बॉर्डर्स।
मनी ट्रांसफर किया जाता है। और ये जनरली किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है? स्पेशली जो एक बॉर्डर से दूसरे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजे जा रहे हैं। पैसे का भेजना या प्रेषण यानी किसी व्यक्ति द्वारा पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। ज्यादातर इस शब्द का प्रयोग तब होता है जब कोई व्यक्ति विदेश में काम करता है और अपने परिवार को घर पैसे भेजता है, तो हम क्या बोलते हैं उस चीज को? रेमिटेंस। फाइन, रेमिटेंस। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज myriad। myriad, MYRIAD। myriad जो होता है नाउन है जिसका अर्थ होता है असंख्य, अनगिनत, मतलब काउंटलेस, और इन्यूमरेबल, बहुत ज्यादा, जैसे काउंट न किया जा सके, अनगिनत है। सो इट इज ऑफन यूज टू एक्सप्रेस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स। इस शब्द का तब प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं जब आप काउंटलेस नंबर, इन्यूमरेबल नंबर, मतलब बहुत ज्यादा चीजों का चीजों को एक्सप्रेस करना हो, जिसका अनगिनत हो, जो अनगिनत हो, जिसकी गिनती ना के बराबर हो, एक्सट्रीमली लार्ज इन नंबर, तो इसे हम क्या बोलेंगे? myriad। ध्यान रखिएगा, myriad का हिंदी अर्थ है असंख्य, अनगिनत, काउंटलेस और इन्यूमरेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा relentless। relentless, relentless का पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो है एडजेक्टिव, विशेषण, और relentless का अर्थ होता है कभी न रुकने वाला, या आप कह सकते हो लगातार बने रहने वाला, या कठोर या दयाहीन। अच्छा, यहाँ पे कठोर या दयाहीन का अर्थ क्या हुआ? कठोर, कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होगा, मर्सीलेस नहीं आप बोल सकते हो, मतलब अपने काम को परसिस्टेंट होकर करना, अनस्टॉपेबल। मर्सीलेस किसी और संदर्भ में है, वह व्यक्ति जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए, मतलब जो वो अचीव करना चाहता है उसके लिए दृढ़, परसिस्टेंट है, कठिनाइयों, डिफिकल्टीज या विरोध, अपोज के बावजूद भी वो हार नहीं मानता है, तो मतलब मर्सीलेस है, तो उसको हम रिलेंटलेस बोलेंगे। नेक्स्ट इज रेटरिक। रेटरिक, RHETORIC, रेटरिक, ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, और रेटरिक का अर्थ होता है वाक्य कला, प्रभावशाली भाषण। जब आप स्पीच दे रहे हो तो बहुत ही इफेक्टिव हो, सामने वाले को इस तरह से बोलना कि आप ये इस तरह से बात करना, इस तरह से स्पीच देना कि ये दर्शाता है कि आपका जो इफेक्टिव स्पीकिंग और राइटिंग है, आपका जो राइटिंग और स्पीकिंग स्किल है वो बहुत ही इफेक्टिव है। तो अच्छा, रेटरिक का दो सेंस निकलता है, एक पॉजिटिव सेंस है इस वर्ड का और दूसरा नेगेटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस का मतलब होता है प्रभावशाली बोलने या लिखने की कला, ये हो गया पॉजिटिव। और नेगेटिव सेंस ये दे रहा है रेटरिक इस वर्ड का, खोखले लेकिन आकर्षक शब्दों का प्रयोग, मतलब अंदर कुछ नहीं है लेकिन आप बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव वर्ड्स का यूज कर रहे हो। तो सेंस क्या निकल के आ रहा है वो जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तब समझ आएगा। नेक्स्ट है हमारा सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस, सबसिस्टेंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन, मतलब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, संज्ञा है, जिसका अर्थ होता है जीविका, आजीविका या निर्वाह करना, गुजारा करना, लाइवलीहुड जिसे आप बोलते हो। द मिनिमल रिसोर्सेज दैट आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, मतलब कि जीवित रहने के लिए आवश्यक न्यूनतम संसाधन, जीने के लिए जितना जरूरी है उतना ही मिनिमल रिसोर्सेज, तो उसको आप क्या बोलोगे? सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस, जीविका, आजीविका, निर्वाह करना, गुजारा करने के लिए जितने हमें रिसोर्सेज की जरूरत है उतना रिसोर्सेज है, सो हम सबसिस्टेंस बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज प्लाइट। प्लाइट, PLIGHT, प्लाइट जो है, ये वर्ड जो है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, संज्ञा, और प्लाइट का अर्थ होता है कठिनाई, विपत्ति, दयनीय स्थिति या संकट। इनमें से कोई भी वर्ड मतलब मीनिंग है। कठिनाई, अगर बहुत हार्डशिप है, ट्रबल है, चैलेंजेस है, डिफिकल्टीज है, तो वहां पर इस वर्ड का हम प्रयोग करेंगे। अ डेंजरस, चैलेंजिंग और वेरी बैड कंडीशन समवन इज इन, अगर कोई बहुत ज्यादा डेंजरस, खतरनाक, चैलेंजिंग और बहुत बुरे कंडीशन में है तो वहां पर हम प्लाइट वर्ड यूज करेंगे, किसी व्यक्ति की खतरनाक, चुनौतीपूर्ण या बहुत बुरी स्थिति, इसका अर्थ ये होता है। नेक्स्ट वन इज कैरिंग आउट। कैरिंग आउट, कैरिंग आउट ये एक फ्रेज है, इसका अर्थ होता है किसी काम या योजना को पूरा करना, कैरी आउट करना या अमल में लाना। तो इट मीन्स टू परफॉर्म, टू एग्जीक्यूट और टू पुट इनटू एक्शन, ऐसा कुछ करना जिसे करने के लिए आपसे कहा गया हो, जिसे करने का आपने वादा किया हो या जिसे करने की आपने योजना बनाई हो, तो उस काम को पूरा करने का एक्शन जो होता है, करने का जो एक्शन है उसे हम क्या बोलेंगे? कैरी आउट। सो इस चीज को अमल में लाना कि हमें वो पूरा काम करना है, कैरी आउट करना है। नेक्स्ट वर्ड है
एग्जैजरेट, 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 EXACERBATE, ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी सिचुएशन को बिगाड़ देना, स्थिति को और भी गंभीर या खराब करना, तो उसे हम एग्जैजरेट बोलेंगे। अच्छा, ये जनरली नेगेटिव साउंड करता है ये वर्ड, तो जब टू मेक अ प्रॉब्लम, सिचुएशन और फीलिंग वर्स और मोर सीवियर, तो उसे हम एग्जैजरेट बोलेंगे। किसी स्थिति को अधिक तीव्र करना, अधिक तीव्र मतलब क्या होता है, उसको और इंटेंस करना, इंटेंसिफाई करना। अगर प्रॉब्लम 10 स्केल पे 10 है तो उस चीज को और 15 कर देना, ठीक है, बढ़ा देना, तो वहां पर हम एग्जैजरेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टांस। स्टांस, स्टांस वर्ड जो है ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये नाउन है, संज्ञा है। और स्टांस का अर्थ तो एक तो होते हैं, दो डिफरेंट है इसका कॉन्टेक्स्ट। पहला तो एक हो गया आपका रुख और दृष्टिकोण, ओपिनियन जिसे आप बोलते हो, या रुख, आपका किस तरह का रुख है, किस रुख में है, या स्थिति, सिचुएशन। तो किसी चीज के बारे में कोई व्यक्ति जब सार्वजनिक रूप से मतलब पब्लिकली जो राय व्यक्त करता है तो वहां पर हम स्टैंस वर्ड यूज करते हैं। या आपकी मुद्रा या आपके खड़े होने का तरीका। तो एक तो हो गया इसका अर्थ ओपिनियन, ठीक है, स्टैंस, आपका स्टैंस क्या है, आपका ओपिनियन क्या है। और दूसरा क्या हो गया, किसका स्टैंस मतलब पोस्चर, आप कैसे खड़े हो, खड़े होने का तरीका, तो वहां पर भी हम स्टैंस वर्ड का यूज करेंगे। कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है, एक ही वर्ड का 2-3 मीनिंग होता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है। और कहाँ पर किस पैराग्राफ में किस तरह के स्टोरी या आर्टिकल में वो वर्ड यूज हो रहा है, इस पे डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से उस आर्टिकल या पैराग्राफ के हिसाब से क्या कहना चाह रहा है उस वर्ड का हम मीनिंग निकालेंगे। सो थैंक यू। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को जैसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। किसी तरह का कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए।